हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू 4 फरवरी 2021 के एडिटोरियल आर्टिकल का वोकैबुलरी कवरेज। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे न्यू इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ बताने जा रहा हूं। मैं इन वर्ड्स के ग्रामर यूजेस भी बताऊंगा और ये वर्ड्स आपके डेली यूज के भी वर्ड्स हैं, डेली यूज वर्ड्स इन इंग्लिश हैं, जिनको आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग एक सेकंड भी वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ वीडियो का, और इसीलिए मैं अगले किस पल में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको किस वर्ड से रिलेटेड बताऊंगा मुझे भी पता नहीं होता, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, काफी यूजफुल होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है विजन। विजन का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास विजन है तो आप भविष्य में क्या हो सकता है, संभावना क्या है भविष्य में, ये आप देख पाते हो। मतलब आप में सपने देखने की क्षमता है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। ठीक है, आप क्या हो, आपके पास विजन है तो आप एक प्रूडेंट इंसान हो, दूरदर्शी इंसान हो, आप समझ पाते हो। ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म क्या होता है? पॉलिसी रिफॉर्म एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें किसी काम में के नियमों में परिवर्तन किए जाते हैं, उसके कानून में, उनके तौर तरीकों में परिवर्तन किए जाते हैं, ताकि जो समस्याएं फेस की जा रही हैं उन समस्याओं को सॉल्व किया जा सके और जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो आसानी से हो सके। ठीक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी वर्ड सुनते के साथ आपको पता चला होगा कि ये वर्ड किससे बना है? मोबाइल से। मोबाइल आप सुनते के साथ आप समझते हो फोन, तो एक्चुअली मोबाइल फोन है, सही बात, लेकिन मोबाइल फोन उसका पूरा नाम है। मोबाइल बोलने से पता चलता है कि वो फोन को आप कहीं से भी कहीं भी लेके जा सकते हो। कोई भी चीज मोबाइल हो सकता है जिसको आप आसान से कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो मोबाइल जो चीजें हैं उसके अंदर जो क्वालिटी है, मोबाइल मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब गतिशीलता बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेबिलिटी बोल सकते हो, इसमें मूवमेंट भी इसको कहा जा सकता है, मोबिलिटी को। नेक्स्ट है साउंड। साउंड वर्ड को हम लोग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, नाउन के रूप में भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। यहाँ एडजेक्टिव के रूप में बताया गया है, लेकिन नाउन के रूप में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका अर्थ होता है आवाज। ठीक है। और साउंड जब वर्ब के रूप में होता है तो इसका अर्थ होता है प्रतीत होना। प्रतीत होना के अर्थ में इसके सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हो अपीयर या सीम बोल सकते हैं। और साउंड एडजेक्टिव के रूप में जब होता है तो बोलते हैं साउंड स्लीप, गहरी नींद, साउंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, एंड साउंड नॉलेज मतलब गहरा ज्ञान, साउंड लॉजिक मतलब बहुत सॉलिड या वैलिड लॉजिक। यदि कोई बात साउंड है तो रीजनेबल है, रिलायबल है। यदि कोई नॉलेज साउंड है तो वेल फाउंडेड है, गहरा ज्ञान है। तो साउंड एडजेक्टिव के रूप में ये सब अर्थ में यूज किया जा सकता है। एक वर्ड है अर्बनाइजेशन। इस वर्ड को बनाया गया है अर्बन से। अर्बन एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है शहरों से संबंधित, या शहरी बोल सकते हैं आप हिंदी में, रिलेटेड टू सिटीज। तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें अर्बन एरियाज एक बनाए जाएं। अर्बन एरियाज क्या होते हैं भाई? तो अर्बन एरियाज वैसे एरियाज होते हैं जहां सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। उस एरिया को अर्बन एरिया कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली अर्बन एरिया इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि गांव से जो आबादी उठकर आ रही है रोजी रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, उनको एक बेहतर जीवन दिया जा सके उन जगहों पर जहां रोजी रोजगार एंड एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा संभावनाएं हैं। और वहां बेहतर जीवन देने के लिए सरकारें और संस्थाएं सारे अरेंजमेंट करती हैं बेसिक फैसिलिटीज़ की, जो एक हेल्दी और अच्छे लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है। लाइक एज आई टोल्ड यू कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बात होती है,
एजुकेशन की बात होती है, एंटरटेनमेंट की बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, तो ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इस तरह से जो डेवलपमेंट किया जाता है किसी एरिया को, तो कहा जाता है उस एरिया का अर्बेनाइजेशन कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल वर्ड आपके लिए नया नहीं है, ये वर्ड बना है अफोर्ड से। अफोर्ड करने का मतलब उस चीज का खर्च उठा पाना। तो यदि कोई चीज अफोर्डेबल है तो आपके पॉकेट के बजट के अंदर है, इकोनॉमिकल है, वो इनएक्सपेंसिव है, रीजनेबली प्राइस्ड है। ठीक है। कम्यूटिंग, कम्यूटिंग वर्ड बना है कम्यूट से। कम्यूट आप सब लोग जानते होंगे, कम्यूट बोलते हैं यात्रा करना को, ट्रैवल को। इसको सीधा सीधा ट्रैवल कह देना भी एकदम सही नहीं होगा, थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। कम्यूट एक वर्ब है। देखिए, आप देखते होंगे आपके शहरों में बहुत सारे लोग हैं जो आसपास के गांवों से या दूसरे आसपास के छोटे शहरों से काम करने के लिए आते हैं, और बेचारा दिन भर काम करने के बाद शाम में अपने घर को लौट जाते हैं। ठीक है। तो वो लोग कम्यूट करते हैं। ठीक है। वो काम की जगह पर ट्रैवल करके आते हैं, डिस्टेंस कवर करके आते हैं, और फिर अपने घर को, अपने जगह पर वापस लौट जाते हैं। तो इस तरह से ट्रैवल करने को कम्यूट करना कहते हैं। कुछ लोग डेली कम्यूट करते हैं, कुछ लोग वीकली कम्यूट करते हैं, और ज्यादा दूरी पर रहते हैं तो मंथली कम्यूट करते हैं। महीने में 1-2 दिन 4 दिन के लिए आते हैं, फिर अपने काम पे चले जाते हैं, और महीने भर वहां काम करते हैं, फिर 2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए घर आते हैं। तो इस तरह से कम्यूट किया जाता है, और इस तरह से ट्रैवल करने वाले लोगों को ट्रैवलर या कम्यूटर कहते हैं, और इस तरह के ट्रैवलिंग को कम्यूटिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? देखिए, प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन फाइनल इनकम। ठीक है। फाइनल इनकम में जो वृद्धि होती है उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। किसके कारण? किसके कारण? खर्च बढ़ा देने के कारण। ठीक है। खर्च बढ़ा देते हैं तो उसको मल्टीप्लाई, उसके कारण इनकम में वृद्धि हो जाती है। बोले सर, इनकम में वृद्धि कैसे होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे होगा खर्च बढ़ा देने से? सर, अगर आप पैसे खर्च करते उसी तरह सब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो बाजार में डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, दुकानदारों की आमदनी बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर अगर डिमांड बढ़ गया, सेल बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, जिससे कंपनी और कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की भी इनकम बढ़ेगी। तो इस तरह से जो स्पेंडिंग होता है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। ठीक है। आते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारे पास परवर्स। ठीक है। परवर्स को ऐसे आप अकेले मत देखिए, लिखिए परवर्स इफेक्ट। आप ऐसे समझिए बैड इफेक्ट। परवर्स इफेक्ट को क्या कह सकते हैं आप? बैड इफेक्ट कह सकते हैं। यदि कोई इफेक्ट परवर्स है मतलब वो बुरा इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्ररी है कोई चीज है तो वो अनरीजनेबल होगा, अनकोऑपरेटिव होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, बाधा पैदा करने वाला होगा, इलॉजिकल होगा, एनोइंग होगा, है ना, इनएप्रोप्रिएट होगा, वो इरेशनल होगा। ये सिंपल सा बात है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव अवे। ड्राइव अवे एक फ्रेजल वर्ब है, हम सब जानते हैं। ड्राइव अवे समथिंग मतलब रिमूव समथिंग, हटा देना, भगा देना वहां से। ठीक है। बबल मतलब बुलबुला होता है, लेकिन यदि बबल को हम लोग प्रोटेक्टेड प्लेस बोलें तो गलत नहीं होगा। कहते हैं ना कि वह अपने एक बबल में जीता है, मतलब अपने आप को एक्सपोजर नहीं देता है। पैंडेमिक वर्ड मैंने बहुत बार बताया, वैश्विक महामारी। वैसी महामारी जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है उसको पैंडेमिक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि हम दो वर्ड और बताएंगे इसके साथ, एक एपिडेमिक बताएंगे और एक एंडेमिक बताएंगे। एपिडेमिक होता है जो महामारी होता है, जो किसी खास जगह पर किसी खास समय के लिए फैलता है फिर खत्म हो जाता है, जैसे स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है। और एंडेमिक की बात करेंगे तो एंडेमिक किसी खास जगह पर हमेशा फैला रहता है, ऐसा महामारी होता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में मलेरिया और इंडिया में पेचिस और गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन और पेट से संबंधित परेशानियां। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो फ्रेज है या अगला वर्ड है वो है अंडर कंट्रोल। यदि कोई चीज अंडर कंट्रोल है तो उस वो आपके नियंत्रण में है, आप उसके साथ डील कर सकते हैं, डील करने लायक है। वो प्रॉब्लम ही है लेकिन अंडर कंट्रोल है, मतलब उसके साथ डील किया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। निश्चिंतता है अगर आपके मन में, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस है, आपके मन में विश्वास है, कन्विक्शन है। ठीक है। आपके पास श्योरनेस है, एश्योरेंस है कि ये चीज होगा ही होगा, तो इसको सर्टेनिटी कहते हैं। ऑगमेंट एक वर्ब है। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ा देना। अब बढ़ा देना के अर्थ में इंक्रीज, एनलार्ज, एक्सपैंड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे। ठीक है। मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। बिजनेस में और कॉमर्स में और ट्रेड में इस वर्ड को यूज करते हैं। अगर कोई ऐसा चीज हो जाए जिससे कि किसी एक बिजनेस का करने वाला आदमी एक ही हो उस मार्केट में, उस जगह पर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बिजनेसमैन का मोनोपोली चलता है। सोचिए कि अगर
अगर आपके पास जो सिम कार्ड है वो एक ही कंपनी बेच रही हो मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि आपके देश में अगर एक ही कंपनी है या आपके एरिया में एक ही कंपनी है, तो सेलर जो है अपनी मनमर्जी से रेट लेने लगेगा, आपको सुविधाएं कम देगा, तो उस तरह से उसकी मोनोपोली हो जाएगी। बिजनेस में जो मोनोपोली होता है वो कंज्यूमर और कस्टमर के फेवर में कभी नहीं होता है, वो हमेशा मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के फेवर में जाता है, जो एक लंबे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है अनरेगुलेटेड। यदि कोई संस्था अनरेगुलेटेड है, इसका मतलब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है। पारा ट्रांजिट यहाँ यूज किया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। वैसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मोड या मींस जिसका कोई रूट फिक्स नहीं है, जिसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, जिसका कोई फेयर फिक्स नहीं है, उस तरह के पारा ट्रांजिट करते हैं। जैसे अपने शहरों में देखिए छोटे छोटे जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के मींस होते हैं, जैसे हम बोले टोटो या ऑटो वाले, इनका कोई रूट फिक्स नहीं है। अभी ये रूट 1 में चल रहे हैं, उनको पैसेंजर मिल जाएगा तो रूट 2 में भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है वैसा। तो इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पारा ट्रांजिट कहते हैं। ठीक है। रेनेसे रेनेसे कहा जाता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण या रेनेसे का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन, बेहतरी के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए किए गए चेंजेस को रेनेसेंस कहते हैं। ये तभी हो पाता है रेनेसेंस जब लोगों में ये बात की अवेयरनेस आ जाए कि जो चीजें वो कर रहे हैं या जो हालात अभी हैं वो सही नहीं है, इससे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। अनेक तरह के रेनेसेंस के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। रणनीति को एक स्कीम कह सकते हैं, प्लान कह सकते हैं, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन कह सकते हैं। तो ये रणनीति होता है, ये एक नाउन है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसको पढ़ लीजिए आप खुद से। एक्ट है जो कि कंसोलिडेट करता, अमेंड करता उन कानूनों को जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड हैं। प्रोविजन, प्रोविजन एक नाउन है, SION है अंत में। देखिए प्रोविजन बना है प्रोवाइड वर्ब से। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, मुहैया कराना, ये एक वर्ब है। और संविधान में प्रोविजन का मतलब होता है व्यवस्था, क्लॉज, रिक्वायरमेंट, कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेक द लीड। यदि कोई इफ समबडी टेक्स द लीड की मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, वो सबसे आगे चल रहा है और वह सबको गाइड कर रहा है, ये पोजीशन है तो उसने लीड ले लिया है, ही हैज टेकन द लीड। गो बियॉन्ड, किसी चीज से परे चले जाना। ठीक है। योर वर्ड्स, योर टॉक्स गो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आपकी बातें मेरे समझ से बाहर जाती हैं। नेक्स्ट है स्टैंड अलोन। यदि कोई चीज स्टैंड अलोन है तो वो सबसे सेपरेट है, सबसे अलग है। अलग है तो इंडिपेंडेंट है, अलग है तो अनकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, अनअटैच्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, इंटरवीन से बना है। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। खास करके जब स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग हस्तक्षेप करते हैं तो इंटरवीन करते हैं, और इस तरह के हस्तक्षेप को इंटरवेंशन कहते हैं। TION अंत में, ऐसा नाउन है। इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स के हम रूप में हम लोग ले सकते हैं इंटरफेरेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला वर्ड है हमारा ग्रांट। ग्रांट को हम लोग जनरली वर्ब के रूप में जानते हैं। ग्रांट है परमिशन, मतलब अनुमति देना। अच्छा, ग्रांट नाउन के रूप में होता है तो एलोकेशन, यानी जो फंड किसी काम के लिए दिया जाता है सरकार के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, उसको भी ग्रांट कहते हैं। इसके साइनों के रूप में एलोकेशन बोल सकते हैं, अलॉटमेंट बोल सकते हैं, बजटिंग बोल सकते हैं, फंड बोल सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? नाउन होंगे। रादर देन एक फ्रेज है जिसको इंस्टीड ऑफ के रूप में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं आई वॉच सॉरी आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं, रीड बुक्स, रादर देन वॉच टीवी, टीवी देखने के जगह पर या टीवी देखने के बजाय। ठीक है। इन माई लीजर, वॉच टीवी इन माई लीजर। ठीक है, मैं अपने खाली समय में टीवी देखने के बजाय क्या करता हूं? किताबें पढ़ता हूं। तो रादर देन आप इंस्टीड ऑफ की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यही इंस्टीड ऑफ लगाएंगे तो यहाँ वॉच नहीं वॉचिंग लिखना होगा, क्योंकि ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, इसलिए इसके बाद यदि वर्ब आया तो V4 होगा। चलिए, ऑपरेशनलाइज। ऑपरेशनलाइज का मतलब होता है किसी भी योजना को कार्यान्वित कर देना। पुट इनटू यूज या एक्सिक्यूट बोल सकते हैं, या फिर इम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ये सब चीजें आप बोल सकते हैं। ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता होता है, लेकिन अम्ब्रेला को हम लोग जब यूज करते हैं तो एक ऐसा चीज जो उसके ऊपर से नियंत्रण कर सके, ऊपर से कवर कर सके, उस अर्थ में भी। रेगुलेट एक वर्ब है। रेगुलेट का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, नियम कानून के तहत उसके ऊपर निगरानी करना, ओवरसी, उसको एडमिनिस्टर करना, उस पर प्रशासन के द्वारा नियंत्रण रखना। तो ये यूजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब हम किसी को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तब हम उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है।
फीडर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है? देखिए, हर एक शहर और शहरी क्षेत्र के आसपास कुछ सबर्बन एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए मेन शहर से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको फीडर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। सीमलेसली, यदि आपका कोई काम सीमलेसली हो रहा है तो बहुत स्मूथली और कंटिन्यूअसली हो रहा है, सीमलेसली एक एडवर्ब है। पायलट हम लोग सब जानते हैं नाउन के रूप में, पायलट कहा जाता है उस ड्राइवर को जो हवाई जहाज को चलाता है या उड़ाता है। लेकिन यदि हम पायलट प्लान या पायलट प्रोजेक्ट बोले तो यहाँ पायलट जो है प्लान या प्रोजेक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। पायलट प्लान या पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है वैसा प्रोजेक्ट, ऐसा प्लान जो अभी ट्रायल के तौर पे चलाया गया है, फाइनलाइज नहीं किया है, उस टेस्टिंग के तौर पे चलाया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल मोड में है। ठीक है। पैराडिम का मतलब होता है कोई चीज का सैंपल, कोई चीज का पैटर्न या मॉडल। ठीक है। और एक्सक्लूजनरी का मतलब होता है स्पेशल या लिमिटेड, कहते हैं ना एक्सक्लूजनरी पीस है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सबर्ब। हमने कहा सबर्ब, सबर्ब उस जगह को कहते हैं जो किसी मेन शहर के बाहरी हिस्से में स्थित होता है। आउटस्कर्ट्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। ड्यू टू एक फ्रेज है, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। जनरली ड्यू टू को हम लोग बी वर्ब के बाद यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि यह ड्यू जो है कि एडजेक्टिव है, उसके साथ टू एक प्रीपोजिशन है। ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ड्यू टू को सेंटेंस के शुरू में मत कीजिए, क्योंकि इसका स्थान क्या होना चाहिए, बी वर्ब के बाद। ड्यू टू के अर्थ में ओइंग टू या बिकॉज ऑफ का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके यूज में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसा रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू के उपयोग में है। ऑन अकाउंट भी इसका अर्थ होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ भी इसका अर्थ होता है। ड्यू टू के रिस्ट्रिक्शन ट्रेडिशनल इंग्लिश में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता रहा है, लेकिन आजकल लोग ड्यू टू को सेंटेंस के शुरुआत में भी यूज कर रहे हैं। मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना एक एरर माना जाता है। अतः ऐसा सेंटेंस अगर लिखा रहे कि ड्यू टू इलनेस ही इज एब्सेंट, ड्यू टू इलनेस ही इज एब्सेंट, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो बात तो समझ में आ सकता है कि हाँ क्या कहा जा रहा है। लेकिन यदि ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से देखें तो यहाँ ड्यू टू की जगह ओइंग टू या बिकॉज ऑफ का उपयोग करना चाहिए, तब ये एकदम 100% करेक्ट माना जाएगा एकेडमिक एग्जाम के लिए। बाकी बोलचाल में तो ये सेंटेंस लोग यूज कर ही रहे हैं। अगर आप ड्यू टू से ही सेंटेंस को लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें, हिज एब्सेंस इज ड्यू टू इलनेस, हिज एब्सेंस इज ड्यू टू इलनेस। अब आप यहां देखें कि हमने आपको क्या बताया था कि ड्यू टू आना चाहिए बी वर्ब के पहले, तो बी का ही फॉर्म तो है इज, तो इसके बाद ड्यू टू आ गया, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो गया। देखिए, मैं आपको सिर्फ न्यू इंग्लिश वर्ड्स ही नहीं बता रहा हूं, बल्कि उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स ही बता रहा हूं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड ग्रामर भी मैं आपको सिखाते चल रहा हूं, ताकि आप कॉमन एरर सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है मोरोवर। मोरोवर एक एडवर्ब है, यह सेंटेंस एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में यूज होता है और इसके बाद कॉमा लगाया जाता है। किस परिस्थिति में इसका उपयोग करते हैं पहले समझ लीजिए। अगर आपने बहुत सारी बातें पहले बोल दी और उसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके अलावा, इन सब बातों के अलावा के अर्थ में मोरोवर एक वर्ड होता है जो सेंटेंस के शुरुआत में यूज होता है। हमने बोला उसके अलावा, इसलिए इसका साइनोनिम्स हो सकता है बिसाइड्स, इसी अर्थ में, फर्दरमोर या इन एडिशन या इन एडिशन टू दिस। ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज किए जाते हैं। सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणना मतलब ऑफिशियल सर्वे या काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। डिकेड, डिकेड इज कॉल्ड ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, हिंदी में इसको दशक कहते हैं। लैक जनरली नाउन के रूप में यूज किया जाता है, लैक ऑफ समथिंग, कोई चीज की कमी। ठीक है। जैसे ही हैज ए लैक ऑफ नॉलेज, उसके पास ज्ञान की कमी है। तो यहां पर जब हम बोलते हैं ही हैज ए लैक ऑफ नॉलेज, ही हैज ए लैक ऑफ नॉलेज, जब हम ऐसा बोलते हैं तब हम कहना चाहते हैं कि लैक यहाँ नाउन है। बोलिए कैसे नाउन है, तो देखिए इसके पहले ए एन का यूज किया गया है और ए एन एक आर्टिकल है जो नाउन के पहले रहता है। इसी बात को हम लैक को वर्ब के रूप में यूज करते हुए कर सकते हैं, ही लैक्स नॉलेज। बात दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में लैक का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग हो गया। इसमें लैक जो है V5 है ही के अनुसार, उसमें नॉलेज की कमी है। लैक एक ऐसा वर्ब है जिसको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज कर सकते हैं, जनरली कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। बोलचाल की भाषा में मैंने लोगों को इसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हुए देखा है। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आप देखिए अच्छे से, सस्टेन से बना है, सस्टेन से बना है सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल से बना है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन करने का मतलब कायम रहना, टिकना, अपना अस्तित्व बनाए रखना, का मेंटेन योर एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो कोई चीज सस्टेनेबल है तो वो अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रखने में, एग्जिस्टेंस को कायम रखने में कैपेबल है, और उसमें इसे जो क्वालिटी है वो सस्टेनेबिलिटी है। मतलब टिकाऊपन बोल सकते हैं, सुदृढ़ता बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रेशन। आपने जरूर आईएससी में मैथ्स में पढ़ा होगा, कैलकुलेशन के अंदर इंटीग्रेशन और
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में चीजों को जोड़ते हैं मतलब यूनिफिकेशन करते हैं, उनको कॉम्बिनेशन करते हैं, उनको कंसोलिडेशन करते हैं, उनको इनकॉर्पोरेशन करते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम से बोलना चाहेंगे तो सेपरेशन होगा और डिसइंटीग्रेशन होगा और डिफरेंशिएशन होगा। ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसके साथ हमेशा चेंज का यूज करते हैं। ब्रिंग अबाउट ए चेंज मतलब परिवर्तन लाना। आप अगर परिवर्तन लाते हो तो परिवर्तन को काउज करते हो, परिवर्तन को प्रोड्यूस करते हो, गिव राइज टू ए चेंज करते हो। कितना इजी वे में आप समझ जा रहे हैं। इंक्लूसिव बना है इंक्लूड से। आप इंक्लूड तो बिल्कुल जानते होंगे, इंक्लूड का मतलब होता है ऐड या इन्वॉल्व, शामिल कर लेना। तो यदि कोई चीज इंक्लूड से बना है तो इंक्लूसिव है, तो सबको शामिल करने के लिए बना है। इंक्लूसिव एडजेक्टिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है ओवरऑल, फुल, कवरिंग ऑल, एम्ब्रेसिंग ऑल या कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत है वो, तभी तो इंक्लूसिव हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब कोई वर्ड नहीं बचा। बहुत कम समय में हमने बहुत सारे वर्ड्स को सीखा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो आपके डे टू डे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी और आपके कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम में भी बहुत यूजफुल होने जा रहा है। वाकई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी चीजें मिल बांट कर यूज करने से उनका असर ज्यादा पॉजिटिव होता है। दोस्तों अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैंने कहा कि आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे तो इस सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी होगा वो आपको जानने का हक होता है। इसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करना है और ऑल बटन को टच कर देना है और साथ ही साथ अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है ताकि हर तरह के वीडियोस और हर तरह के एक्टिविटी जो इस चैनल पर होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अंत में मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप जिस वीडियो पर भी आइए, सारे वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा लर्निंग देने वाले होंगे, इसलिए स्किप करके मत देखिएगा। प्लीज सारे वीडियो जो भी आप देखते हैं पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं फिर से वही बात हाईलाइट करूंगा, मेरे वीडियोज और मेरे क्लासेस स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। अगले पल में मैं क्या बताने वाला हूं मुझे भी पता नहीं होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सारे बच्चे पूरे वीडियो को देखें, पूरे क्लास को अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच।